गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मुकेश कुमार इंस्पिरेशनल गुरुजी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक चल रहा था। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कल किया था हमने, तो आज हम उसका एक बार रीबैक कर लेते हैं, रीटेक ले लेते हैं, एक तरह से छोटा रीटेक ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने कल क्या सीखा था? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या सीखा था? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में यही सीखा था कि जो जड़त्व का नियम होता है ना, जड़त्व का नियम बोला जाता है इसको। ठीक है, जड़त्व का नियम बोला जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। ठीक है, जड़त्व का नियम बोला जाता है इसको, इनर्शिया भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है, जड़त्व का नियम बोला जाता है बच्चों। ठीक है, फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें क्या बताया था मैंने कि इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमने कल डिस्कस नहीं किए थे, आज कर लेते हैं। देखो, पहला एग्जाम्पल ये है कि जब भी कभी हम गाड़ी में बैठे होते हैं और अचानक से ब्रेक लग जाती है और हम हमारी बॉडी जो है ना आगे की तरफ जाती है। ठीक है, आगे की तरफ जाती है और नीचे जो है वो मतलब स्टेबल ही रहता है। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा मोशन में होता है हमारा। क्या बोला था कि जब तक कोई बाह्य फोर्स यानी एफ नेट 0 होता है और ए नेट 0 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट होती है। ठीक है, यही बताया था ना मैंने, यानी कि जब तक कोई बाह्य फोर्स ना लगती हो तो बॉडी का क्या होगा, बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होता। ठीक है, स्टेट जो है वो चेंज नहीं होती, यानी कि मोशन में होगी तो बॉडी मोशन में होती है और स्टेबल है तो स्टेबल रहेगी। ठीक है, रेस्ट पे है तो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी। जब हम गाड़ी में जा रहे होते हैं और अचानक ब्रेक लगाते हैं, हमारी बॉडी क्या होती है, मोशन में होती है। तो अचानक ब्रेक लग जाती है तो हमारा ऊपर वाला हिस्सा मोशन में होता है तो आगे की तरफ जाता है। ठीक है, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है। या फिर हाँ, गाड़ी रुकी हुई होती है और अचानक से एक्सेलरेटर दबा देते हैं तो हमारा ऊपर वाला हिस्सा जो है पीछे की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा हिस्सा जो था पहले रेस्ट पर था और उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ, यानी कि एकदम से लगा तो हम पीछे की तरफ चले गए, बॉडी की स्टेट चेंज हो गई। ठीक है, बॉडी की स्टेट तब तक चेंज नहीं होती जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल, एक दो क्वेश्चन करके आपको रिमाइंड करा देता हूँ मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, रिमाइंड हो जाएगा कल जो हमने सीखा था। ठीक है, ये एक स्मॉल m है, ये कैपिटल M, आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा। ठीक है, फाइंड n बिटवीन टू ब्लॉक्स। n समझते हो ना, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स, नॉर्मल रिएक्शन पूछा है। n का वैल्यू बिटवीन सरफेस दो ब्लॉक्स के बीच का नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, चलो करके देखो एक बार, फिर मैं बताता हूँ आपको। नॉर्मल रिएक्शन, देखो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालते हैं। देखो, सबसे पहले FBD बनाना होता है हमें। FBD मतलब समझते हो ना, फ्री बॉडी
डायग्राम, जिस बच्चे ने फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से बना लिया तो समझ लो आधा क्वेश्चन उसी में ही सॉल्व हो जाता है। जैसे हम एम मास, स्मॉल एम मास लेते हैं तो इसके नीचे की तरफ क्या लग रहा है, इसके ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है जो कि कैपिटल एम लगा रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ ये, नीचे की तरफ एम जी, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और ऐसे ही कैपिटल एम, एम जी और कैपिटल एम पे अर्थ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, ठीक है। ये एन डैश हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। और एक नॉर्मल रिएक्शन स्मॉल एम लगा रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन स्मॉल एन लगा रहा है, जो कि इस पे भी लग रहा था। स्मॉल एम पे कैपिटल एम का एन लग रहा था, तो ऐसे ही एन उसका स्मॉल एम का भी लगेगा कैपिटल एम पे, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन था, ठीक है। इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, एन हो गया। इसमें एन जो है, देखो सेम सेम साइड वालों को ऐड कर देंगे, एन प्लस एम जी इक्वल्स टू एन डैश, यही हुआ ना। ये कैपिटल एम वालों का, कैपिटल एम का, सॉरी कैपिटल एम आएगा, ठीक है। ये कैपिटल एम की इक्वेशन है। और इसका क्या है, एन इक्वल्स टू एम जी। एन किसके बराबर है, एम जी के, ठीक है। इधर एन की वैल्यू पुट कर दो, तो स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी इक्वल्स टू एन डैश। तो एन डैश हो जाएगा, यहाँ से जी कॉमन आ जाएगा, यानी कि एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी। ये नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। क्लियर है, इस तरह से करना है, ये मैंने रिमाइंड कराया, ठीक है। आज मैं फास्ट चलूँगा बच्चों, ठीक है। वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवाऊँगा। और जो भी आपको करना होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बीच में, ठीक है, या पॉज करके आप नोट्स बना लीजिएगा अगर आपको नोट्स बनाना होगा तो, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी चलूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस रिमाइंड हो जाएगा काफ़ी। इंक्लाइंड प्लेन का कर लेते हैं, इंक्लाइंड प्लेन का अच्छे से, इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कोई 5 kg का वेट है, ठीक है। इस पे ये पुली लगा हुआ है और इधर से कोई 3 kg का वेट लटका हुआ है, ठीक है। 3 kg का वेट लटका हुआ है। तो क्या पूछा इसने, if the system is in equilibrium, find tension and normal reaction and टेंशन, दोनों फाइंड आउट करने आपने, ठीक है। चलो करो, ट्राई करके देखो एक बार। चलो कर लिया होगा, सॉल्यूशन है, आप नोट कर लीजिएगा बच्चे। हम सबसे पहले क्या बोला था मैंने, FBD बनाएंगे अलग अलग से। इस 5 kg का बना लेते हैं अलग से, 5 kg का बनाएंगे हम। देखो यहाँ पे टेंशन T लग रहा है, स्ट्रिंग है, जहाँ जहाँ स्ट्रिंग वहाँ देखो स्ट्रिंग सेम है ना, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। यहाँ T है तो यहाँ भी T लग जाएगा। यहाँ पे mg होता है यानी कि 3g, यहाँ पे 5g और यहाँ पे थीटा है। थीटा कितना है, मान लो थीटा है 37 डिग्री का, ठीक है। 37 डिग्री का, थीटा 37 डिग्री का है तो ये क्या होगा,
ये क्या होगा, ये क्या होगा बताओ, 90 माइनस थीटा नहीं होगा क्या? 90 माइनस थीटा होगा तो ये क्या है, इसका 5g के कंपोनेंट्स बना लेंगे, यानी कि FVD बना लेते हैं 5 वाले का। ये क्या बनेगा, इधर वाला थीटा के साथ वाला, ये थीटा है, थीटा के साथ वाला क्या होता है 5g कोस थीटा बन जाएगा, थीटा के साथ वाला कोस थीटा होता है, और ये क्या बन जाएगा 5g साइन थीटा, परपेंडिकुलर 5g साइन थीटा होता है, बन गया ये। और यहाँ पे टेंशन T भी लग रहा है, ये टेंशन T है ना, ये भी तो लग रहा है। देखो ये इसका FVD बन गया, इसका FVD बन गया, और ये ग्राउंड इस पर नॉर्मल रिएक्शन भी लगाएगा, इस पे नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड का। ठीक है बच्चों, 5g कोस थीटा, 5g साइन थीटा, T और नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब 3 का है, 3 वाले का पॉइंट का क्या बनेगा, 3g वाले का, इस पे 3g है, 3 kg, 3g लग जाएगा, और ऊपर टेंशन, इस पे सिर्फ 2 ही अप्लाई हो रही है। ठीक है, ये टच नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अब देखो T इक्वल्स टू इधर से क्या निकल के आ रहा है, T इक्वल्स टू 3g, यानी कि 3 इंटू जी लेना है 10 इक्वल्स टू 30 न्यूटन। T 30 न्यूटन आ गया, तो इधर से निकल के आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। इसका बनाओ, देखो अपोजिट डायरेक्शन में T इक्वल्स टू 5g साइन थीटा, इधर T इक्वल्स टू 5g साइन थीटा, तो 50 इंटू साइन कितना है, देखो साइन थीटा है ना, थीटा कितना है 37 है ना, तो साइन 37 क्या होगा, मैंने क्या बताया था, साइन 37 के सामने वाला 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, तो P/H, P क्या है 3 है, 3/5 आएगा, तो साइन 37 हो जाएगा 3/5, 5 से 10। देखो हो गई ना जांच हमारी, इधर भी 30 न्यूटन आया, तो 30 न्यूटन इधर भी आया, ऐसे जांच हो गई ना। टेंशन क्योंकि सेम है, 5 की भी 3 की भी, टेंशन सेम क्यों है, टेंशन सेम इसलिए है, यहाँ स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, स्ट्रिंग डिफरेंट टेंशन डिफरेंट। ओके क्लियर, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेते हैं हम। नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल्स टू 5g कोस थीटा है, तो n इक्वल्स टू 5g कोस थीटा, तो 5 इंटू 10 इंटू कोस 37 कितना होगा, कोस 37 कोस B/H 4/5, यानी कि 4/5, 5 टू जा इतना 5 10 40 न्यूटन आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है। चलो पॉज करके आप देख लीजिएगा, नोट करना है तो, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज जल्दी जल्दी चलेंगे ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लेंथी ना जाए। ठीक है, ये थे हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज करेंगे हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों, दूसरा नियम कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, या एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, यानी कि
एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम या एट टाइम, ठीक है। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कैसे लिख सकते हैं हम, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। और आप लोगों को मैं बता दूं मोमेंटम होता है m इक्वल्स टू, मोमेंटम को p से लिखते हैं, सॉरी, मोमेंटम होता है p इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, p इक्वल्स टू mv, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, मास इनटू वेलोसिटी लिख लेंगे, यानी m डेल्टा v, ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाई डेल्टा t। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सीखा था ना हमने, एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा v बाई डेल्टा t, यही बताया था ना बच्चों मैंने, डेल्टा v बाई डेल्टा t एक्सेलरेशन होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, याद करो, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या कर देंगे हम, एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये क्या होता है, फोर्स के बराबर, ठीक है, ये किसके बराबर, फोर्स के बराबर, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो न्यूटन्स ने सेकंड लॉ के बाद, सेकंड लॉ में बताया है कि फोर्स जो है मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, ठीक है, ये सेकंड लॉ है, ठीक है। असल में क्या होता है कि असल में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको लेकर चलना है, क्योंकि जरूरी नहीं है ये मास कांस्टेंट हो, ये तभी अप्लाई होगा जब मास कांस्टेंट हो, किसी भी बॉडी का मास ऑफ बॉडी क्या है, कांस्टेंट हो, मास ऑफ बॉडी कांस्टेंट हो, या फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक। जैसे एक फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे ये बॉडी चली, इस पे लगा फोर्स F, एक्सेलरेशन A से चली ये बॉडी, तो ये बॉडी इधर को चली, तो ये बॉडी मान लो इधर आ गई, ये बॉडी मान लो इधर आ गई, जरूरी थोड़ी है ये m मास की बॉडी इधर m मास की ही रही हो, ये तभी अप्लाई होगा यहाँ m मास और एक्सेलरेशन भी a ही हो, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, समझ गए। नहीं तो फिर आगे क्वेश्चन कराऊंगा तभी पता चल जाएगा आपको, डिफरेंट मास भी होते हैं, ठीक है बच्चों। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, ओके। अब हम करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल क्या है, जैसे कोई भी देखा होगा क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में किसी ने तेज़ी से बॉल लगाई होती है और बॉल हवा में होती है, तो प्लेयर क्या करता है, प्लेयर बॉल को कैच करता है ना, थोड़ा पीछे लेकर जाता है, क्यों लेकर जाता है, ताकि उसके हाथों को चोट ना लगे, मतलब ज़्यादा फोर्स ना लगाए बॉल, उस फोर्स को कम करने के लिए, ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा ना, फिर उसको टाइम मिल जाएगा, यानी कि कहने का मतलब क्या है, उसका मोमेंटम जो है वो कम हो जाएगा और टाइम जो है उसने बॉल का बढ़ा दिया है। तो फोर्स क्या बताया था अभी मैंने, चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम, यानी कि जो टाइम है ना वो जितने टाइम में आनी थी, मान लो 2 सेकंड में आनी थी ना, तो वो 3 सेकंड में आएगी, हाथ में 3 सेकंड में आएगी, यानी कि उसने टाइम डिस्टेंस बढ़ा दिया, यानी टाइम बढ़ा दिया, डिस्टेंस बढ़ा दिया उसने। डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, यानी स्पीड बाय टाइम, स्पीड इनटू टाइम होता है ना, तो डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो यानी कि उसने क्या करा, टाइम को इंक्रीज कर दिया, टाइम इंक्रीज कर दिया तो बॉल के और हाथ के बीच का गैप भी इंक्रीज कर गया, डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। तो क्या होगा, ज़्यादा फोर्स से नहीं आएगी, मोमेंटम भी उसका क्या हो गया, कम हो गया, मोमेंटम कम होगा ना। देखो कैसे कम होगा, आप ये देखो मोमेंटम कम कैसे होगा, फोर्स कम कैसे होगा,
फोर्स कम कैसे होगा, उसने टाइम को बढ़ा दिया। टाइम अगर ये वैल्यू ज़्यादा नीचे वाली जो है, नीचे वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये 2 से 3 हो जाएगी, तो ये कम नहीं हो जाएगा ऑटोमेटिक, फोर्स कम हो जाएगा ना, फोर्स कम हो जाएगा ना, तो इसीलिए चोट नहीं लगती हाथ पे। ठीक है, ये था एग्जाम्पल। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, तो बच्चों आपने सीखा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। देखो बच्चों, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ इसका कुछ मुझे एक तरह से गुरु दक्षिणा के तौर पे ही लगा लीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक लेक्चर को तैयार करने में 2-2.5 घंटे तो लग ही जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। मेन ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं। ठीक है, नाम पे मत जाइए, कंटेंट पे जाइए, कंटेंट क्या हो रहा है क्लास में। ठीक है, कंटेंट पे जाइएगा आप, नाम पे मत जाइएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि आगे से जो क्लास लूँ ना, पहले मैं क्या कर रहा था कि न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। तो मैंने सोचा है इस बार कि मैं पहले थ्योरी का करवाऊँ, पहले थ्योरी करवा दूँ उस चैप्टर की, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूँ, उसके न्यूमेरिकल्स करवा दूँ। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं या थ्योरेटिकल जो भी पार्ट है उस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी करवा के उसके नेक्स्ट डे न्यूमेरिकल्स करा दूँ मैं। ठीक है, ये सोच रहा हूँ, यानी कि एक दिन लूँ मैं थ्योरी का और दूसरे दिन लूँ मैं न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, मैंने ये सोचा है। आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, आप लोग एडवाइस दे सकते हैं कि ये मैंने गलत तो नहीं सोचा, क्योंकि एक दिन में मैं दोनों करवाता हूँ ना, एक दिन में अगर दोनों करवाता हूँ तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है बच्चे। ठीक है, एक दिन हम प्रैक्टिस का रख लेते हैं, बिल्कुल न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस का रख लेते हैं। ठीक है बच्चे, और किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है मेरे पढ़ाए हुए में, या कहीं में मुझसे गलती हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ, अक्सर मुझसे भी गलती हो जाती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे करेक्ट कर दिया करो। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को जो आज कराया मैंने वो समझ लगा होगा, जो भी आज तक मैंने कराया है। और अगर आज तक किसी भी अगर बच्चा कोई भी नया जुड़ा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चे। ठीक है, और आगे से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को आज तक का जितना भी कराया उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप, कोई भी किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम आती है साफ लिख देता हूँ मैं, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी किसी भी पोर्शन में कोई किसी भी तरह की हेल्प चाहता है, ठीक, अगर मैं कर सका तो ज़रूर करूँगा। ठीक है, जो बच्चा मुझसे जुड़ेगा उसकी है ना HSSC में गारंटी दे रहा हूँ, उसका मैं साइंस का तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा न्यूमेरिकल से रिलेटेड। ठीक है, और एडवांस साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकता वो बच्चा। ठीक है, जो मुझसे जुड़ेगा, लेकिन बशर्ते मेरी फ़ीस इतनी ही है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बढ़ाओ बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।